तो हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो शुरू होगी, कल मैंने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो वीडियो बनाई थी उसमें आधे में वीडियो में लाइट चली गई थी, तो जहाँ तक वो ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट टाइम कल वाली आप वीडियो देख लीजिएगा। हम पढ़ रहे थे पंडित नैन सिंह रावत जी के बारे में। तो आज नैन सिंह रावत जी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। और पंडित नैन सिंह जी के बारे में कल परसों जो ईओ का पेपर हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन आ रखा था, तो इनके बारे में बेसिक सी बातें करेंगे। 1830 में इनका जन्म हुआ था। पंडित नैन सिंह रावत जी के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, वहाँ पे क्लास ऑफ हो गई थी। और इनके बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इन पे एक डाक टिकट भी जारी हुआ है। और डाक टिकट वाले क्वेश्चन अब भले नहीं आते, बट पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे डाक टिकट वाले। तो 2004 में इन पे एक डाक टिकट भी जारी हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। इसके अलावा इनको कुछ निक नेम दिए गए, जैसे इनका नाम तो नैन सिंह रावत था, तो इनको उपाधि दे रखी थी जो परसों ईओ के पेपर में आ रखा था। तो इनको एक टाइटल मिला था जिसको बोला जाता है मौलिक पंडित। तो अगेन क्वेश्चन आएगा, मौलिक पंडित का टाइटल किसे मिला था अंग्रेजों के द्वारा? तो मौलिक पंडित का टाइटल भी इन्हीं को मिला था। और क्या पूछा जा सकता है, इनको एक और उपाधि मिली थी इंडियन एम्पायर की। ये वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोबारा से आ सकता है, दोबारा पूछा जा सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला टाइटल भी इन्हीं को मिला था, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। इसका टाइटल भी पंडित नैन सिंह रावत को मिला था। तो नैन सिंह रावत के बारे में बेसिक सी बात है। ये वाला क्वेश्चन तो परसों के पेपर में भी पूछ लिया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। पर्वतारोही थे, और इतने खतरनाक पर्वतारोही थे अपने ज़माने के। अगर आप इनकी कहानियाँ सुनोगे विकिपीडिया या ऑनलाइन में, इनकी कहानियाँ अगर पढ़ना चाहोगे, सुनना चाहोगे, तो इन्होंने पैदल 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 लद्दाख से लहासा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, चीन यात्रा, पैदल पैदल नापी थी इन्होंने पर्वतों की हाइटें। जिस टाइम उन्होंने नाप दी थी ना, एट टाइम में भी वही एग्जैक्ट हाइट या लंबाई देखने के लिए मिलती है। इनकी एक कहानी यह सुनने के लिए मिलती है कि इन्होंने अपने दोनों पाँवों के बीच में 1 मीटर की रस्सी बांधी हुई थी और चलते रहते थे और नोट डाउन करते थे कि आज मैं कितने कदम चला। तो जितने कदम चला उतना मीटर, और उतने मीटर से किलोमीटर बनाते थे, लंबाइयाँ नापते थे। सोचो कितने लेजेंड होंगे दैट टाइम पे। ना कोई इक्विपमेंट उस समय इतने ज़्यादा, ना कुछ इतनी टेक्नोलॉजी, फिर भी उन्होंने पैदल पैदल क्या दिमाग लगाया कि दोनों पाँव पे 1 मीटर की रस्सी बांध देता हूँ। बहुत खतरनाक थे, जितना सोचा जाए इनके बारे में उतना कम है। यह है वो पंडित नैन सिंह रावत। इन पे एक बुक भी लिखी गई है, पंडितों का पंडित। इसको मैं भी पढ़ाऊंगा भी आपको, शेखर पाठक जी द्वारा। तो यह है नैन सिंह रावत जी। सोचो कैसे रहे होंगे, दुनिया को सर्वप्रथम तिब्बत से रूबरू कराने वाले, हिमालय क्षेत्र में पैदल चलकर तथा रूस के दक्षिण भाग का सर्वेक्षण किया था, पैदल पैदल चलते थे। तो आप खुद ही सोच सकते, खुद ही इमेजिन कर सकते कैसे रहे होंगे ये बंदे। अब इनके बारे में जो बेसिक से फैक्ट थे वो तो हमने पढ़ लिया। अब इनके बारे में कुछ बुक्स आपको पढ़नी है, अगर आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। एक बुक का नाम है अक्षांश दर्पण, ये भी एक बुक है। और अगर क्वेश्चन आएगा अक्षांश दर्पण बुक किसकी है, तो अक्षांश दर्पण बुक खुद इन्होंने ही लिखी है, नैन सिंह रावत ने। अगर क्वेश्चन आएगा अक्षांश दर्पण बुक किसकी है, तो अक्षांश दर्पण बुक खुद इन्होंने ही लिखी है, जिनका नाम है नैन सिंह रावत। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना, अक्षांश दर्पण बुक रिटन बाय, तो नैन सिंह रावत की खुद की किताब है, उस किताब का नाम है अक्षांश दर्पण। इसके अलावा इनके ऊपर और भी किताबें लिखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक है अंग्रेज जिनका नाम है डरेक वॉलेर। जब अंग्रेजों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, अंग्रेजों ने इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो इन्होंने भी इसके ऊपर बुक लिखी थी। अब बुक का नाम है द पंडित। तो अगर क्वेश्चन आएगा द पंडित बुक किसकी है, द पंडित, द पंडित बुक है डरेक वॉलेर की। और ये वाली बुक भी किसके ऊपर लिखी गई है, पंडित नैन सिंह रावत के ऊपर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक बुक थी जो मैंने अभी आपको बताया। अगर क्वेश्चन आएगा पंडितों का पंडित, तो पंडितों का पंडित बुक भी इन्हीं के ऊपर लिखी गई है, नैन सिंह रावत के ऊपर। बट लिखी किसने ये बुक, तो ये लिखी है शेखर पाठक ने। उत्तराखंड की तैयारी अगर आप करते होंगे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिनको शेखर पाठक के बारे में पता नहीं होगा। शेखर पाठक ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो इनसे आता है उत्तराखंड में, वो ये। इनकी किताबें बार बार पूछ ली जाती है शेखर पाठक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, पंडितों का पंडित। और एक और बुक है शेखर पाठक की, इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। ये क्वेश्चन तो किताबों में, एग्जामों में बार बार पूछी जाती है। ये है एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर।
तो ये किताब भी ऑल्सो रिटन बाय शेखर पाठक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज वाली क्लास हमने शुरू करी, जो कल की क्लास मिस हो गई थी हमारी उसी को कंप्लीट किया हमने। तो हमने क्या देखा, नैन सिंह रावत जी के बारे में, उनका जन्म, उन पर एक डाक टिकट भी जारी हो गया है, मौलिक पंडित उन्हें कहा जाता है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का टाइटल भी उन्हीं को मिल रखा है। उसके बाद हमने देखा नैन सिंह रावत जी की स्वयं द्वारा लिखी जाने वाली बुक अक्षांश दर्पण। इसके अलावा इन पे एक बुक लिखी गई है द पंडित, ये बुक लिखी है डेरेक वॉलर ने, पंडितों का पंडित शेखर पाठक ने लिखी है। और एशिया की पीठ पर, यह बुक भी शेखर पाठक ने लिखी है। और इन बुकों का जो टाइटल है, ये बुक किसके ऊपर लिखी गए हैं, तो नैन सिंह रावत जी के ऊपर ही लिखे गए ये बुक। ये बेसिक सी बातें आपको ध्यान में रखनी है इनके बारे में। अगली हेडिंग, अगर हम पिथौरागढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो अगली हेडिंग लिख लीजिएगा अस्कोट। आज की क्लास को यहीं से क्लियर करते हैं, थोड़े लंबी क्लास बनेगी तो इसको पूरा कर लेंगे, आज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अस्कोट एक शहर भी है, एक जगह भी है। तो ये एंसेंट टाइम पे जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे तब भी हमने अस्कोट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी अस्कोट के बारे में आता है। तो क्वेश्चन आएगा अस्कोट की स्थापना। अगर क्वेश्चन आएगा अस्कोट की स्थापना मेरे दोस्त, तो अस्कोट की स्थापना होती है 1279 में, और इसकी स्थापना करता है अभयपाल। अस्कोट की स्थापना करता है अभयपाल, तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। अस्कोट की स्थापना 1279 में अभयपाल द्वारा की जाती है। इसके अलावा और पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है अस्कोट के बारे में, अस्कोट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अस्कोट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वन्यजीव बिहार। तो अस्कोट एक वन्यजीव बिहार भी है। और क्वेश्चन आएगा कि अस्कोट वन्यजीव बिहार की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बोलेंगे 1986 में हुई। और अस्कोट वन्यजीव बिहार की बात मैं पहले भी क्लास में कर चुका हूं। अस्कोट वन्यजीव बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये ऐसा वन्यजीव बिहार है जहां पर मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम कस्तूरी मृग कहां पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम कस्तूरी मृग आपके अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो नेशनल पार्क बोलेगा तो वैली ऑफ फ्लावर इज द राइट आंसर। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो आपको क्या करना पड़ेगा, अस्कोट करना पड़ेगा। और ये अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। बेसिक सी बात है, पिथौरागढ़ जिला पढ़ रहे तो होना ही चाहिए आपको ये बात। इसके अलावा अस्कोट से संबंधित अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, एक उत्तराखंड में यात्रा होती है जिसका नाम है अस्कोट अराकोट यात्रा। उत्तराखंड में कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आएगा अस्कोट अराकोट यात्रा। तो भाई ये कौन सा अस्कोट है, यही पिथौरागढ़ वाला अस्कोट। पिथौरागढ़ से ये यात्रा शुरू हो रही है। और अराकोट कहाँ पड़ता है, तो अराकोट आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। तो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के बीच में एक यात्रा होती है उत्तराखंड की फेमस, जिसका नाम है अस्कोट अराकोट यात्रा। एक कोने से लेकर लगभग दूसरे कोने तक ये यात्रा पहुंच रही है। इसीलिए इस यात्रा का जो थीम होता है या इस यात्रा का जो उद्देश्य है, मोटो है, वो देखने के लिए मिलता है अपने गांवों को तुम जानो। अपने गांवों को तुम जानो। अस्कोट अराकोट यात्रा का जो ध्येय वाक्य या थीम है वो यही है, अपने गांवों को तुम जानो। अगर इसके क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसको आयोजक कौन है भाई, कौन करवाता है इस यात्रा को, सबसे पहले किसने कराई, तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं, इसके आयोजक आप लिख सकते हैं शेखर पाठक जी। शेखर पाठक के ही नेतृत्व में, जो हमने थोड़ी देर पहले शेखर पाठक पढ़े थे, जिन्होंने किताब लिखी थी एशिया के पीठ पे नैन सिंह रावत जी के ऊपर, पंडितों का पंडित नैन सिंह रावत जी के ऊपर, वही इसके हर्ता करता है अस्कोट अराकोट यात्रा के। और जब ये इसी के हर्ता करता है तो क्वेश्चन आएगा इन्होंने अकेले तो कराएंगे नहीं है, कोई ना कोई एक कमेटी होगी, कोई ना कोई एक ग्रुप होगा, कोई ना कोई एक संस्था होगी। तो इनकी संस्था का नाम है पहाड़ संस्था। इनकी संस्था का नाम है पहाड़ संस्था, ठीक है। तो ये थे अस्कोट यात्रा के आयोजक करता। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली बार कब हुई थी, तो पहली बार 1974 में हुई थी और प्रत्येक 10 साल बाद होती है, प्रत्येक 10 साल बाद होती है। तो ये वाले पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ किनारे, क्योंकि आप इससे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, पॉइंट को उतारिएगा। और मेरी वीडियो या मेरे चैनल से आपको क्यों पढ़ना है, मेरी वीडियो या मेरे चैनल से आपको इसलिए पढ़ना है कि अगर आपको उत्तराखंड के कंप्लीट नोट चाहिए, उत्तराखंड के या किसी भी सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आने वाले समय में मैं आपको कंप्लीट प्रॉपरली नोट्स दूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक कभी भी पढ़ा रहा हूँ,
मैं हिस्ट्री पढ़ाई तो लाइन से पढ़ाया, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट किया है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ा रहा हूँ तो लाइन से पढ़ा रहा हूँ, जब तक पूरे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट ना हो जाए वहाँ से हिलूंगा नहीं। तो अगर आपको एक बार उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स चाहिए, या एक बार आपको उत्तराखंड के किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी के, जीके के, जो भी होगा, आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तभी पढ़ना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और देखते हैं फिर बाकी क्या बातें हैं। तो ये था अस्कोट अराकोट यात्रा के बारे में। इन फैक्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी कहाँ का था, पिथौरागढ़ में है, इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ दिया। अगली हेडिंग लिखेंगे। हाँ, इसको बारे में एक और चीज़ लिखनी होगी, से करपाटा कराते पहाड़ सस्ता कराती है। अगला हेडिंग है जौल जीवी। जौल जीवी सबको पता है, कहाँ है जौल जीवी भाई, पिथौरागढ़ में जौल जीवी। तो एक दो पॉइंट आप यहाँ के बारे में भी लिख सकते हैं, देखते हैं पॉइंट कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे नहीं होते। जौल जीवी दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है। तो जौल जीवी में किन दो नदियों का संगम होता है, काली प्लस गौरी नदी का, या काली प्लस गौरी का संगम होता है जौल जीवी में। गौरी नदी की लंबाई की मैं बात करूं या गौरी गंगा की मैं बात करूं तो 104 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई देखने के लिए मिलती है। और काली की लंबाई अगर मैं बताऊं तो 252 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई देखने के लिए मिलती है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी बात करेंगे तो काली नदी है। इसके अलावा जौल जीवी क्यों जाना जाता है, तो जौल जीवी जाना जाता है मेले के लिए। तो यहाँ पे एक मेला लगता है जौल जीवी का मेला, जिसे आप कह सकते हैं। ये मेला भी अपने आप में बड़े चर्चाओं में रहता है, और इस मेले को सबसे पहले एज ए व्यापारिक मेले के तौर पे शुरू किया गया था, और वो भी खासकर भोटिया जनजाति के लिए। क्योंकि हम पुरानी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, जनजाति जाति पढ़ते हैं, तो भोटिया जनजाति व्यापार के लिए ज़्यादा जानी जाती। तिब्बत के साथ इनका खूब व्यापार होता था। परसों ईओ का पेपर भी था, बोरॉक्स या सुहाग, ऐसा क्वेश्चन था, इसका व्यापार तिब्बत के साथ कौन करता था, उसका सही आंसर भी भोटिया जनजाति था। तो यहाँ पे एक व्यापारिक मेला शुरू हुआ था। यहाँ पे एक व्यापारिक मेला जो शुरू हुआ है, और इस व्यापारिक मेले की शुरुआत होती है 1914 से। ठीक है, नवंबर के ही महीने में लगता है मेला, 14 नवंबर टू 18 नवंबर समथिंग लाइक दैट, ऐसी नवंबर के महीने में लगता है। तो व्यापारिक मेला 1914 से यहाँ पे शुरू हो गया था। कौन सा, जौल जीवी। और इस मेले की शुरुआत करने का श्रेय अगर आपको लिखना है तो एक पॉइंट आता है, और उसका नाम आता है गजेंद्र बहादुर। अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस मेले की शुरुआत कौन करता है, तो हम लोग आंसर करेंगे गजेंद्र बहादुर। और कभी क्वेश्चन आ जाता है उठपटांग से घुमा फिरा के, उत्तराखंड का कुछ भरोसा नहीं है कि इस मेले में कौन सी जनजाति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, तो उस मेले का नाम है भोटिया जनजाति, सॉरी उस जनजाति का नाम है भोटिया जनजाति। क्योंकि व्यापारिक मेला था, आप हिंट लगा सकते हैं। अब भोटिया जनजाति ही व्यापार के लिए जानी जाती है उत्तराखंड में, इसलिए इस मेले में कौन सी जनजाति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, तो उस जनजाति का नाम था भोटिया जनजाति। और ये बेसिक सी जानकारी थी जौल जीवी के बारे में। आप इन्हें नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद इनको याद भी करें चीज़ों को, तभी फ़ायदा होगा। अदरवाइज चीज़ों को लिख के रट के कोई भी फ़ायदा नहीं, अगर तुमने ये याद नहीं करने। तो आगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो। आगे हेडिंग होगी आपकी, नाम से पता चल गया होगा आपको, हिल जात्रा। अगली हेडिंग है हिल जात्रा महोत्सव। तो हिल जात्रा महोत्सव भी बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है। कहाँ का, पिथौरागढ़ का। हिल जात्रा महोत्सव भी पिथौरागढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है। यहाँ पे भी मुखौटा टाइप का नृत्य किया जाता है, और यहाँ पे जो डांस फॉर्म करने वाले होते हैं, मुखौटा नृत्य करने वाले होते हैं, उनके लिए एक शब्द का टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, वो होता है लखिया भूत। लखिया भूत। तो हिल जात्रा महोत्सव में जो नृत्य करने वाले होते हैं, या हिल जात्रा महोत्सव के जो एक्टर होते हैं, ठीक है, जो भी उस रोल को प्ले करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, लखिया भूत। तो लखिया भूत का संबंध किससे, हिल जात्रा महोत्सव पे। यहाँ पे हिरण चित्तल नृत्य भी किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, थोड़ी थोड़ी बातों को समझ में रखिएगा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। अगर क्वेश्चन आएगा हिल जात्रा उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो एक नृत्य ये किया जाता है जिसका नाम होगा स्वांग नृत्य। और स्वांग नृत्य कोई ना कोई तो करता होगा ना, तो करने वाले को क्या बोलते हैं, लखिया भूत। ठीक है, स्वांग नृत्य। इसके अलावा यहाँ पे एक नृत्य और होता है जिसको बोला जाता है हिरण चित्तल नृत्य। थोड़ा बहुत अगर कुछ गलती हो रही होगी तो कोई पिथौरागढ़ का होगा तो क्लियर करे डाटा को कि क्या असली बात है, क्या रियलिटीज है। हिरण चित्तल नृत्य, ये भी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अगला जो हिल जात्रा महोत्सव है, इसी महोत्सव को इंद्र जात्रा भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम इंद्र जात्रा देखने के लिए मिलता है। इसी महोत्सव को नेपाल की देन भी कहते हैं। नेपाल की देन। निम्न में से कौन सा ऐसा महोत्सव है जिसे नेपाल की देन कहते हैं? आपको पता है पिथौरागढ़ नेपाल से कनेक्टेड है, दोनों की संस्कृति में थोड़ा बहुत
मेल झोल है। तो कहते हैं मूल रूप से ये जो मेला था, ये त्यौहार था, ये नेपाल वालों का ही था, इसलिए इसको नेपाल की देन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके इस फैक्ट को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इस मेले के बारे में क्या पॉइंट लिख सकते हैं, तो धान की रोपाई के समय ये त्यौहार मनाया जाता है, ये महोत्सव मनाया जाता है। कब? जब धान की रोपाई हम लगाते हैं, गढ़वाल में हम लोग स्यारा लगाना बोलते हैं, कीचड़ वाले खेत में धानों को रोपते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कुमाऊं में भगवान जाने। तो धान की रोपाई के समय ही ये हिल जात्रा महोत्सव मनाया जाता है। और इसके बारे में लास्ट पॉइंट अगर आपको लिखना है तो कृषकों का त्यौहार है। तो क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कृषकों व चरवाहों का त्यौहार कौन सा है? तो इस त्यौहार के लिए बोला जाता है ये कृषकों का और चरवाहों का त्यौहार है। कौन है कृषकों और चरवाहों का त्यौहार? हिल जात्रा महोत्सव। हिल जात्रा महोत्सव को ही क्या बोला जाता है? इंद्र जात्रा। और इंद्र जात्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपाल में कहा जाता था इसे इंद्र जात्रा, और नेपाल का ही ये मूल रूप से त्यौहार था, इसलिए इसको नेपाल की देन भी कहते हैं। हिरन चित्तल भी यहाँ पे एक डांस फॉर्म होता है। आदमी हिरन के जैसे बनता है, आदमी खड़े रहता है, एक आदमी आगे रहता है, उन्होंने कपड़े उपड़े पहने रहते हैं हिरन के जैसे। मैंने फोटोज देखी थी गूगल में। बाकी डिटेल जानकारी के लिए कोई अगर यहाँ का होगा तो बता सकता है क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो अगली हेडिंग थी आपकी हिल जात्रा महोत्सव। आप सारी हेडिंग्स को नोट करें और याद करें। बहुत अच्छे से, बहुत कंप्लीट वाले नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपसे बोलनी थी कि जल्दी से जल्दी डाटा प्रोवाइड करवाने के लिए, ज़्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट कराने के लिए बहुत अच्छे से समझा दूंगा पोलाइट वे से, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो मैं अभी वीडियो वाइट बोर्ड में भी बनाने की सोच रहा हूँ, मीन्स की नॉर्मल मार्कर वाले वाइट बोर्ड में। तो देखते हैं वो कैसे सक्सेस हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो एक दो वीडियो में अपलोड करूंगा, फिर आप लोग कमेंट करके बता देना कि वो सक्सेस है कि नहीं है, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे, शायद से लास्ट हेडिंग होगी, ओम पर्वत। अगली हेडिंग है ओम पर्वत। ओम पर्वत की फोटोज आपने गूगल वगैरह में देखी होगी, सोशल मीडिया में देखी होगी, बहुत शानदार है। एक ऐसा पर्वत है, उस पर बर्फ वगैरह गिरी रहती है, बीच बीच में ऐसा ऐसी साइन है, ऐसा ऐसा शेप है, ऐसा ऐसा शेप देखने के लिए मिलता है। मतलब वो पर्वत को अगर आप देखोगे तो बीच बीच में ऐसे ऐसी बर्फ गिरी रहती है कि उसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये ओम ही होगा, ठीक है। तो ओम पर्वत उसे कहा जाता है। यहाँ का ट्रैक करना भी बहुत सारे लोगों का सपना होता है। अभी तो मैं कभी गया नहीं, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ट्रैक पे जाऊंगा तो मैं यहाँ जा सकता हूँ जरूर। तो ओम पर्वत भी पिथौरागढ़ में है। तो ओम पर्वत के बारे में क्या बताना है, सबको पता ही है ओम पर्वत के बारे में। ओम पर्वत के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, 6191 मीटर इसकी लंबाई है। जहाँ पे ओम पर्वत है तो शिव जी के लिए फेमस है। तो यहीं पे आप याद भी कर सकते हैं पार्वती ताल। तो अगर क्वेश्चन आएगा पार्वती ताल कहाँ है, तो पार्वती ताल भी पिथौरागढ़ में है। अब पिथौरागढ़ में भी पार्वती ताल कहाँ पे? तो भाई ओम पर्वत पे। यहाँ की जो ट्रैकिंग होती है, अगर आपको यहाँ की ट्रैकिंग करनी है तो यहाँ की ट्रैकिंग करने के लिए आपको पिथौरागढ़ के एक जगह पे पहुँचना होगा, गुंजी। और गुंजी से यहाँ की ट्रैकिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो गुंजी नामक जगह से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। लगभग 14-15 किलोमीटर का ट्रैक होगा आपका, क्योंकि मैं तो यहाँ गया नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पता किया था यहाँ के बारे में, बस वही जानकारी है। और इसी ओम पर्वत को आदि कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, आदि कैलाश, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। या छोटा कैलाश भी इसको कहते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो छोटा कैलाश या लघु कैलाश भी इसको कहते हैं। क्योंकि कैलाश मानसरोवर असली वाला तो तिब्बत में है ना, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के कल्चर में। तो ये ओम पर्वत के बारे में बेसिक सी जानकारी थी। तो जितना जानकारी मेरे पास था, जितना नोट्स था, एज ए डिस्ट्रिक्ट सीरीज जितना हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए तो ना जाने कितना डाटा होगा पिथौरागढ़ में। तो मेन हेडिंग हम कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद जो मेन हेडिंग थी आदि कल पढ़ा चुकी थी, वीडियो थोड़ा छोटी हो गई थी इसलिए मैंने आज लंबी वीडियो होगी, बची हुई हेडिंग्स मैंने आज पढ़ा दी है। अब एज यूजुअल जैसे हम पढ़ते ही है, अब कुछ हम इस जिले के बारे में वन लाइनर फैक्ट पढ़ लेंगे। इस जिले के बारे में कुछ वन लाइनर फैक्ट पढ़ लेंगे। ये हेडिंग पर्पज से नहीं होगा, ये डायरेक्ट कुछ ऐसे पॉइंट जो हमने इससे पहले नहीं लिखे उनको लिख लेते कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट है कोकिला देवी मंदिर। और कोकिला ना होगा तो क्या बोलेंगे, कुटगाड़ी मंदिर। तो कुटगाड़ी देवी मंदिर, तो कुटगाड़ी देवी मंदिर भी आपका कहाँ होगा, पिथौरागढ़ में होगा। और इसकी बात तो मैं बहुत पहले ही कर चुका था। कुटगाड़ी देवी को पिथौरागढ़ में किसके नाम से जाना जाता है, न्याय की देवी। तो क्वेश्चन आएगा कुमाऊं की न्याय की देवी कौन है, तो कुटगाड़ी देवी है। और कुटगाड़ी देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ में, मैंने आपको बता भी दिया है। अगला फैक्ट वन लाइनर फैक्ट, अगर आप नोट करना चाहते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ सकते हैं बातों को। एक बहुत फेमस मंदिर है,
वो है मोस्टा मानू का, मोस्टा मानू मंदिर। तो मोस्टा मानू मंदिर भी आपका पिथौरागढ़ में है। और मोस्टा मानू मंदिर के लिए भी एक फैक्ट लिखा जाता है कि इसको बोलते हैं वर्षा का देवता। वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? तो मोस्टा मानू को कहा जाता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वर्षा का देवता। वर्षा का देवता कहने का मतलब है, कहते हैं कि जब भी इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो वर्षा हो जाती है, या जब उन लोगों को वर्षा की नीड होती है, गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी जब पड़ने लग जाती है, तो शायद से यहाँ पे अनुष्ठान होता होगा, वार्षिक अनुष्ठान, जैसे हर जगह होता है। आजकल सिद्धबली मेला भी चल रहा है, हमारे यहाँ 2-3 दिसंबर को हर साल सिद्धबली महोत्सव लगता है। ठीक है, हम रहते हैं कोटद्वार में, तो आजकल बहुत भीड़ लग रखी है मार्केट में, यहाँ पहुँचने में भी मुझे बहुत टाइम लगा। तो मोस्टा मानू मंदिर वर्षा का देवता के लिए जाना जाता है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। इस भगवान की पूजा करने से वर्षा हो जाती है, ऐसा सुनने के लिए मिलता है। और इस मंदिर में जाओगे आप तो मंदिर के आंगन पे आगे एक छोटा सा टाइप का पत्थर भी देखने के लिए मिलता है। उस पत्थर को कितने भी कोशिश करो उठाने की तो उठता नहीं है वो पत्थर। ठीक है, तो ये था मोस्टा मानू के बारे में। मोस्टा मानू के बारे में अगर तुम्हें करंट अफेयर के साथ जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी बन रहा है। जहाँ पे मोस्टा मानू है वहीं पे देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। तो देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे बन रहा है? तो देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ पे बनेगा? मोस्टा मानू में बनेगा, जो भी मोस्टा मानू नामक जगह होगी। तो मोस्टा मानू का मेला पिथौरागढ़, मोस्टा मानू का मंदिर पिथौरागढ़, वर्षा का देवता मोस्टा मानू, और मोस्टा मानू ऑल्सो इन पिथौरागढ़। ठीक है, और मोस्टा मानू में ही भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी बन रहा है। करंट अफेयर का फैक्ट है, अगर आपको नोट डाउन करना है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन में ऐसे ही आप लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे देवल समेत मंदिर। अगला है, अगर क्वेश्चन आएगा देवल समेत मंदिर, काफी फेमस मंदिर है देवल समेत मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा गया देवल समेत मंदिर का है, अब तो भाई पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे तो पिथौरागढ़ में ही होगा। और यहाँ पे भी एक महोत्सव मनाया जाता है, उस महोत्सव का नाम है चैतौल महोत्सव। चैतौल महोत्सव। तो क्वेश्चन आएगा चैतौल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चैतौल महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, और पिथौरागढ़ के कौन से मंदिर में? देवल समेत मंदिर में। अगला फैक्ट आप लिख सकते हैं यहीं पे, और वो है कंडाली महोत्सव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कंडाली महोत्सव मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। और कंडाली महोत्सव ऑल्सो नॉन एज किडजी महोत्सव, वो लोग इसे क्या बोलते हैं? किडजी महोत्सव कहते हैं। तो कंडाली महोत्सव और किडजी महोत्सव में भी दोनों इक्वली होंगे, और इसमें भी जनजाति पार्टिसिपेट करती है। मेनली कौन सी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है? तो सौका जनजाति। तो मेनली से सौका जनजाति क्या करती है? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट को क्या लिखेंगे हिंदी में? ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। तो सौका जनजाति मेनली इसको सेलिब्रेट करती है, किसको? कंडाली महोत्सव या किडजी महोत्सव को। इस कंडाली महोत्सव और किडजी महोत्सव की भी एक खास बात है, ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कुंभ के जैसे 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इससे पहले हमने पिथौरागढ़ जिले में एक और चीज़ देखी थी, अस्कोट अराकोट यात्रा, वो प्रत्येक 10 साल में होती है, जबकि कंडाली महोत्सव या किडजी महोत्सव प्रत्येक 12 साल बाद होता है। ये भी ध्यान रखना। और कहाँ पे होता है ये? तो हमने कल परसों भी पढ़ा था, कल वाली क्लास आप देखना, किताब के पन्ने पलटा के चौदास घाटी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो चौदास घाटी के बारे में मैंने वहाँ पे बताया था जहाँ पे मैंने तुम्हें नारायण आश्रम बताया था। तो उसी वाले रीजन में ये महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? कंडाली महोत्सव या किडजी महोत्सव। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ जिससे कि आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप बीच में खड़े रहे तो हम उतार नहीं पाते, तो आप आराम से उतारिएगा, समझिएगा बातों को क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिएगा मां कामाख्या देवी मंदिर। तो मां कामाख्या देवी मंदिर उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर मां कामाख्या देवी का है। इसके अलावा मां कामाख्या देवी का मंदिर उत्तराखंड में पड़ा नहीं है। अब मां कामाख्या देवी का असली मंदिर है असम में। ठीक है, मैंने जो अपने ब्लॉगिंग वाले चैनल पे लास्ट ब्लॉग डाला था वो यहीं का डाला था, गुवाहाटी का। असम गुवाहाटी हम लास्ट टाइम पे गए थे। ठीक है, तो गुवाहाटी में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ कामाख्या देवी का मंदिर। बहुत ज़्यादा मान्यता है उस माता के मंदिर का। और वही माँ कामाख्या देवी मंदिर
उत्तराखंड में एक और है, वो है पिथौरागढ़ में। कहते हैं एक फौजी थे जिनका नाम था मदन शर्मा जी, और मदन शर्मा फौज में थे और इनकी पोस्टेड थी असम साइड। और असम साइड में जब ये माँ कामाख्या देवी मंदिर में गए होंगे तो इनकी मन्नतें पूरी होगी, जो भी इनकी मनोकामना रही होगी, तो इन्होंने माँ का वही आशीर्वाद लेके पिथौरागढ़ में भी एक मंदिर की स्थापना करी थी। ऐसा कहानी हमें सुनने के लिए मिलती है। इसीलिए हम पढ़ते भी है कि माँ कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना कसुली पिथौरागढ़ में किसके द्वारा की गई थी। पिथौरागढ़ में एक जगह का नाम होगा कसुली, ठीक है, ये पिथौरागढ़ वाले बच्चे बताएंगे। और यहीं पे ही 1972 में बाय मदन शर्मा जी द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो माँ कामाख्या देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? पिथौरागढ़ में। असली में तो माँ कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है वो मैंने बता दिया, असम गुवाहाटी में है। उत्तराखंड में माँ कामाख्या देवी का मंदिर देखने के लिए मिल रहा है, वो कसुली नामक जगह पे 1972 में मदन शर्मा जी द्वारा बनाया गया था। ऐसा देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के क्या वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप? तो क्वेश्चन आएगा ध्वज मंदिर का है, तो ध्वज मंदिर का आंसर भी आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैंने ये पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, गढ़वाल में झंडा मेला। अगर झंडा मेला क्वेश्चन करेगा आपसे तो झंडा मेला कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। आपकी राजधानी है जहाँ पे, देहरादून में झंडा मेला हो जाएगा, जो कि सिख धर्म से संबंधित है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है पिथौरागढ़ में? तो ये याद कर सकते हैं असुरचूला मंदिर। अगर ऐसा क्वेश्चन याद आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये असुरचूला मंदिर याद कर लेना। एक और याद करना तो आप ये भी याद कर सकते हैं गवलादेव महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको हल्के में ना लीजिएगा, इन्हें वन लाइनर के फैक्ट पे याद कर लीजिएगा। कुछ इनमें डिटेल ज़्यादा है नहीं तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, तो आप नॉर्मल पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, हल्के में ना लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन में भी ये पेपर में भी आ चुका है बोराड़ी मेला। आप पुराने पेपर सॉल्व आउट कर लो, बोराड़ी मेला आपको ग्रुप सी के पेपरों में मिल जाएगा। तो बोराड़ी मेला इस पिथौरागढ़, एंड इसी के साथ साथ एक और मेला याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत भयंकर और बहुत फेमस मेला है, टोकरिया मेला। एग्जाम की दृष्टि से असली में कैसा लगता है वो मुझे मैटर नहीं करता, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टोकरिया मेला, ठीक है। पिथौरागढ़ है ना, पिथौरागढ़ पत्थर, तो पत्थरों को टोकरी में भरना है, तो टोकरिया मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इन पॉइंटों को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आने वाले पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट में पेपरों में ईओ के पेपर भी था परसों, उसमें भी पर्वतों की हाइट पूछी जाती गई थी। और उत्तराखंड के पुराने बहुत सारे पेपर हैं जिनमें पर्वतों की हाइट पूछी जाती है। पंचाचूली, हमारा एक बार स्टेनो का पेपर था, स्टेनो के पेपर में पूछा गया था ये पंचाचूली का पर्वत, ठीक है, तो ये था पंचाचूली। तो पंचाचूली पर्वत भी यही है, इसकी हाइट है 6904। पंचाचूली पर्वत कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आपको पर्वतों की हाइट याद रखनी है, याद रखिएगा क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पर्वत है जिसका नाम है नंदाकोट। नंदाकोट की हाइट देखने के लिए मिलती है 68-61। इसके अलावा ये तो सबको पता है नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और नंदा देवी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी की दो चोटियां, नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पश्चिमी। तो जो पश्चिमी वो चमोली में है, और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक भी वही है, मगर एक और भी है, वो है नंदा देवी पूर्वी, वो पिथौरागढ़ में है, और उसकी हाइट मैंने बोर्ड पे लिखी है 7434। ये याद रख लीजिएगा आप क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा आपको एक और पर्वत याद करना है, वो है गुन्नी पर्वत। गुन्नी पर्वत ऑल्सो इन पिथौरागढ़, और इसकी हाइट है 61-80 मीटर। तो आपको कुछ पर्वतों की हाइट मैंने यहाँ पे लिखा दी है, ये पर्वत आपको याद भी करने हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इनको आप याद कर लीजिएगा क्या है और क्या नहीं है। तो पिथौरागढ़ के वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, क्योंकि पिथौरागढ़ के बारे में जो डिटेल वाली चीज़ें थी हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके थे। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो छूट जाती है वो मैंने लिखा दी है। इसके अलावा स्पेशल जब हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के सारे पर्वत में तुम्हें लिखा भी दूंगा, कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है और कौन क्या क्या उनकी हाइट है। अब बहुत अच्छे ट्रिक से याद भी करा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस शर्त यह है कि आप उत्तराखंड का कोर्स एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, 3-4 महीने दीजिएगा, 3-4 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी आप किसी न किसी ऑफलाइन कोचिंग में तो जाते होंगे, और कौन सा ऑफलाइन कोचिंग वाले तुम्हारा 3-4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर देते। किताब लेके आते ऑफलाइन कोचिंग वाले, किताब लेके सुनाना पढ़ाने लग जाते हैं।
ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है ऑफलाइन कोचिंग में कि नई भर्ती आती है, तो नई भर्ती आने के बाद वो नए बैच प्रारंभ, नए बैच प्रारंभ, नए बैच प्रारंभ, जो बैच ऑलरेडी चल रहा था तो बहुत कम ऐसा होता कि कोर्स या बैच पूरा कंप्लीट होता है। मैं सबके लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, समटाइम तो बहुत अच्छे से चलती चीज़ है, मगर समटाइम ऐसी चीज़ें भी होती जो मैंने कहा है कि हर कोई भी नई भर्ती आती है उसका नया बैच शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप पूरे कंप्लीट करके नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। द लास्ट फैक्ट पिथौरागढ़ के बारे में जो बची हुई चीज़ें हैं, आप कुछ झरने, लास्ट पेपर में पिथौरागढ़ का एक झरना पूछा गया था जिस झरने का नाम था भेलछाड़ा जलप्रपात। तो भेलछाड़ा जलप्रपात, यह क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तराखंड के पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कहता हूं आप पुराने पेपर सॉल्व आउट करिएगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे दोस्त कि क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक है रांथी प्रपात, ठीक है, ये पिथौरागढ़ के जलप्रपात है। विरथी तो सबसे सुंदर भी है और सबको बारे में पता होगा, विरथी वाटरफॉल। तो विरथी झरना कहाँ है भाई, तो विरथी झरना भी आपका पिथौरागढ़ में। इसके अलावा पिथौरागढ़ में क्या पूछा जा सकता है, छाता, छाता झरना या छाता जलप्रपात, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ के कुछ बेसिक से जलप्रपात थे जो आपको पता होना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं। इसके अलावा आपको लिखना होगा, तो एक है गुराऊं जलप्रपात, ठीक है, और एक का नाम है किमसेड़। तो किमसेड़ भी कहाँ है, तो किमसेड़ भी है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये था पिथौरागढ़ का डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा कि आप इस पे मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है और आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे मैं चीज़ें और बेहतर कर सकूँ, क्योंकि मेरे को भी उम्मीद है कि मैं चीज़ें और अच्छा करूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं भी अच्छे से करना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ कमी रह जा रही होगी अभी भी कि जो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या अच्छे से चीज़ें नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप मुझको सजेशन दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करिएगा। आपकी बातों को अच्छे से सुनूंगा और अच्छे से उसको कोशिश करूंगा इम्प्लीमेंट करने की। तो आज हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया है, जल्दी मिलते एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ और जल्दी ही जिला सीरीज खत्म हो जाएगी, 1-2 जिले बचे। तो मुझे ये बता दो इसके बाद हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए तो कमेंट भी कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। कुछ कमी रह जा रही है तो उस कमी को भी दूर करने के लिए मुझे सजेशन दे दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।